इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो इस खास प्रोग्राम के थ्रू हम हर बार आपको देश और दुनिया की सैर कराते हैं और इसी कड़ी में अब एक कदम और बढ़ते हुए मैं और हमारी एशियन न्यूज़ की ये टीम पहुंच चुकी है बस्तर और यहाँ पर हम आपको छत्तीसगढ़ के नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट वाटरफॉल को एक्सप्लोर कराएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर खास है। और एक और बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ चित्रकोट वाटरफॉल ही नहीं है, इसके अलावा में यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको यहाँ पर आकर जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास प्रोग्राम यात्रा। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा इस खूबसूरत चित्रकोट वाटरफॉल को कहा जाता है और वाकई इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। इतना प्यारा और इतना तेज़ ये बहाव है कि इसके पानी की आवाज़ भी आप खुद महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हर रोज़ यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने के लिए। वहीं आप ये देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर फेंसिंग लगाई गई है। इसके पीछे वजह इसलिए है कि ताकि कोई भी घटना यहाँ पर घटित ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में आए दिन लोग यहाँ पर आते रहते हैं और बाकायदा एक यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है जहाँ पर ये सख्त हिदायत दी गई है कि यहाँ पर सेल्फी लेना सख्त मना है। अब चित्रकोट वाटरफॉल पर तो हम आ चुके हैं और जो नज़ारा और जो खूबसूरत दृश्य जो हमने आपको अभी दिखाया है, इसके बाद इससे और ज़्यादा खूबसूरत दृश्य और नज़ारे नीचे पर भी हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे ये बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है नीचे जाने का रास्ता। तो चलिए अब हम आपको इस वाटरफॉल के निचले हिस्से पर लेकर जाते हैं और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ से इस खूबसूरत वाटरफॉल का नज़ारा आखिर दिखता कैसे है। सो कम। अब हम आखिरकार उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से इस वाटरफॉल को नीचे के व्यू से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ में देखा जाता है और ये वो रास्ता है जिसके थ्रू हम नीचे उतरेंगे। ये वाटरफॉल ऊपर से जितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है उससे कहीं ज़्यादा और ज़्यादा खूबसूरत ये नीचे के व्यू से भी नज़र आता है और यही वो रास्ता बनाया गया है जहाँ पर सभी टूरिस्ट आते हैं और इस वाटरफॉल को अगर उन्हें नीचे से देखना है, करीब से देखना है, तो इसी रास्ते को अपनाते हुए वो इस वाटरफॉल के और भी करीब पहुँच जाते हैं। सीढ़ियों से उतर के हम इस रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके बाद में फाइनली वो पॉइंट आएगा जहां से हम इस वाटरफॉल को और नज़दीक से और करीब से देखेंगे। सो फाइनली हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पर ये नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत और बहुत प्यारा ये दृश्य है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो वाटरफॉल था, जितने खूबसूरत वो ऊपर से दिख रहा था, उससे और कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो यहाँ से दिख रहा है।
पानी वाटरफॉल जो जिस प्रकार से पानी का तेज़ बहाव यहाँ पर गिरता चला जा रहा है और इसकी जो तेज़ आवाज़ है वो अपने आप में कानों में घुलती चली जा रही है और बहुत सुकूनी आवाज़ दे रही है। इसके बाद में ये पूरे पथरीले रास्ते से होते हुए जिस तरीके से हम यहाँ पर आए हैं और लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं वो सभी तो नहीं, लेकिन हाँ जिनको इस वाटरफॉल को और नज़दीक से करीब से देखना है, जानना है, वो ज़रूर यहाँ पर इस पॉइंट पर उसी रास्ते से होते हुए यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो आसपास लगे हुए गांव है वहाँ से लोग भी आते हैं और अपने दैनिक जीवन यापन के लिए वो यहाँ पर भी कुछ अपने रोज़मर्रा के लिए ज़रिया ढूंढते हैं। और ये जो नाव में आप लोग देख रहे हैं ये ग्रामीण हैं जो कि आसपास के इलाकों में रहते हैं और इस नाव के माध्यम से वो अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं और या यूँ कह लीजिए कि मछली पालन का काम ये सभी करते हैं और मछली पकड़ने के लिए ये सभी मछुआरे यहाँ पर आते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाटरफॉल मेरे बहुत पीछे है, लेकिन आप यकीन मानिए अभी जितनी दूरी पर हम यहाँ पर खड़े हैं वो दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके इतने तेज़ बहाव के साथ में ये पानी नीचे गिर रहा है कि उसकी जो पानी की फुहारें हैं वो अभी मुझ तक भी पहुँच रही हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने तेज़ बहाव के साथ में ये पानी यहाँ से गिरता है। इस खूबसूरत जगह की जितनी ज़्यादा पर्यटन के लिहाज से महत्ता है उतनी ही ज़्यादा इसकी धार्मिक महत्ता भी है। और कहा जाता है कि अपने 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम का बहुत ज़्यादा समय दंडकारण्य में बीता था और दंडकारण्य का ज़्यादातर हिस्सा बस्तर संभाग के अंतर्गत में आता है और इस वजह से इस जगह की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर भगवान राम के पदचिन्ह भी देखे जाते हैं। भगवान राम के लिहाज से इस जगह का इतिहास अपने आप में काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद एक और हम आपको इसकी धार्मिक महत्ता के बारे में बताते हैं। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो वाटरफॉल है इस पानी का बहाव और इसकी तेज धार इतनी ज़्यादा होती है कि नीचे जो पत्थर होते हैं वो अपने आप इस बहाव की वजह से कटते चले जाते हैं और इस बहाव के से जब पत्थर कटते हैं तो इसके बाद वो स्वतः ही शिवलिंग का रूप ले लेते हैं और यही शिवलिंग आगे चलते चले जाते हैं और यही वजह होती है कि आगे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। तो वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं और इसी के साथ में जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम सिर्फ वाटरफॉल ही नहीं आपको यहाँ के आसपास की चीज़ों से भी रूबरू कराएंगे। और इसी बीच में अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जो कि शिव जी का मंदिर है। कुछ देर पहले हमने आपको शिवलिंग के बारे में जिक्र भी किया था और उसके बारे में बताया था कि क्या वजह है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा शिव जी के मंदिर हैं, उसके पीछे का कारण क्या है ये भी हमने आपको बताया है। और इसी वजह से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद देने के लिए स्वयं साक्षात वो यहाँ पर विराजमान है, यानी कि बाबा भोलेनाथ का मंदिर है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं पहले वो यहाँ पर आते हैं, भोले बाबा के दर्शन करते हैं और इसके बाद में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं वाटरफॉल की ओर। तो चलिए अब हम भी आपको दर्शन कराते हैं बाबा भोलेनाथ। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा झरना। बस्तर का चित्रकूट अपनी चौड़ाई के कारण भारत के मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर है। विशालकाय आकार लिए यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ की शान है
और मानसून के दौरान इसकी खूबसूरती अपने शिखर पर होती है। नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग उत्पन्न होते हैं। इंद्रावती की जलधारा में बहकर आने वाले शिलाखंड सैकड़ों साल के घर्षण के बाद शिवलिंग का रूप ले लेते हैं। जलप्रपात के नीचे पानी की गहराई करीब 95 फीट है। यहीं पिंडियों का निर्माण होता है। नदियों में पत्थरों के टुकड़े सैकड़ों किलोमीटर दूर से पानी के वेग के साथ आपस में टकराते हुए आते हैं और जलप्रपात के नीचे गिरकर लगातार घर्षण करते रहते हैं। ये प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों तक जारी रहती है। बारिश के दिनों में जलप्रपात के नीचे जब पानी की विशाल जलधारा तेजी से गिरती है तो ये अंडाकार पत्थर गहराइयों से उछलकर घाटियों में दूर तक फैल जाते हैं। ऐसे अंडाकार या गोल पत्थरों को हम श्रद्धा से शिवलिंग या पिंडी कहते हैं। घुमरमुंड पारा चित्रकूट में निवासरत कुड़ुक जाति के मचेरे घाटी में दूर तक बिखरे अंडाकार पत्थरों को एकत्र कर ऊपर लाकर नियत स्थान पर रखते हैं। ये काम सालों से करते आ रहे हैं। वह गोल पत्थरों को इंद्रावती की भेंट मानते हैं। इसके अलावा चित्रकूट से प्राप्त पिंडियों को शिवलिंग का स्वरूप देने के लिए जलहरी की जरूरत होती है। जलहरी बनाने का काम घाट लोहंगा समेत 5 गांवों के दर्जनों शिल्पी वर्षों से करते आ रहे हैं। जो लोग पत्थरों से निर्मित महंगे जलहरी नहीं बनवा पाते, वो सीमेंट से जलहरी बना पिंडी स्थापित कर देते हैं। बस्तर के अलावा दूरस्थ स्थानों से आए लोग भी शिवालय बनाने के उद्देश्य से चित्रकूट से सैकड़ों पिंडियां लेकर जाते हैं। बस्तर के लगभग हर गांव के शिवालय में चित्रकूट से प्राप्त पिंडियां ही स्थापित की गई है। एक अनुमान ये है कि बीते 50 सालों में बस्तर और आसपास के जिलों में 1000 से ज्यादा जगहों में चित्रकूट की पिंडियों से ही शिवालय बनाए गए। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि चित्रकूट वाटरफॉल के नीचे एक छोटी सी गुफा में चट्टानों के बीच भी शिवलिंग स्थित है। जलप्रपात से नीचे गिरने वाले पानी से साल भर शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। कहा जाता है कि नाविक यहाँ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि बारिश के दिनों में शिवलिंग तक पहुंचा नहीं जा सकता। गर्मियों में पर्यटकों के कहने पर ही नाविक शिवलिंग तक पर्यटकों को लेकर जाते हैं। इस जलप्रपात के नीचे शिवलिंग किसने और कब रखा, इसकी अब तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात की तुलना दुनिया के सबसे शानदार और खूबसूरत जलप्रपात से की जाती है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो ओडिशा से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है और चित्रकूट में प्रवेश करती है, फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। ऑफ सीजन के दौरान ये चित्रकूट झरना कई छोटी धाराओं में फैल जाता है और घोड़े की नाल के आकार में अलग अलग बहता है। हालांकि चित्रकूट जलप्रपात में मानसून के दौरान भारी प्रवाह होता है। चित्रकूट जलप्रपात के बाएं किनारे पर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा हिंदू मंदिर है और कई प्राकृतिक रूप से बनी गुफाएं हैं, जिन्हें पार्वती गुफाओं के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट झरना काफी ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 985 फीट है और मानसून के दौरान आप झरने को इसके पूरे शबाब में देख सकते हैं। गर्मियों के दौरान झरना चट्टान के ऊपर से 3 धाराओं में गिरता है। झरने के नीचे एक महत्वपूर्ण आकर्षण भगवान का शिव का मंदिर है।
कुछ मौसम में स्थानीय लोग और पर्यटक नदी में तैरते, नहाते या पैडल बोट का उपयोग करते हुए देखे जाते हैं। चित्रकूट जलप्रपात का सौंदर्य बारिश के दौरान और ज्यादा बढ़ जाता है। एशिया के इस सबसे बड़े वाटरफॉल की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक उमड़ पड़ते हैं। वहीं लगातार बारिश होने से चित्रकूट वाटरफॉल अपने शबाब पर होता है। ऐसे में दूर दूर से सैलानी इसकी प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं कि अगर चित्रकूट वाटरफॉल को नहीं देखा तो बस्तर की सैर अधूरी है। ऐसे में पर्यटक बार बार इसे देखने और एडवेंचर का मजा लेने पहुँचते हैं। बस्तर अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए पूरे विश्व भर में मशहूर है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता, खूबसूरत वाटरफॉल और नैसर्गिक साल वन और गुफाएं बस्तर पहुँचने वाले पर्यटकों के लिए देखने वाली जगहों में से एक होती है। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र कहे जाने वाले चित्रकूट वाटरफॉल को लेकर भगवान राम के वनवास की कहानी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता बस्तर के रास्ते दक्षिण भारत की ओर गए थे। इस दौरान उन्होंने बस्तर के चित्रकूट तीरथगढ़ जलप्रपात में समय भी गुजारा था, जिसका आज भी प्रमाण नजर आता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम अपने वनवास के चौथे चरण में बस्तर के दंडकारण्य पहुंचे थे। श्री राम के वनवास के दिनों में यहाँ से होकर दक्षिण भारत के तेलंगाना के भद्राचलम पहुंचे थे। बता दें कि भगवान श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास के दूसरे पड़ाव में अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय बनाया। ये काफी घनघोर जंगल क्षेत्र था। दंडकारण्य से होते हुए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात पहुँचे तो यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम में भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण ने अपना कुछ वक्त बिताया। अपने प्रवास के दौरान श्री राम ने चित्रकूट जलप्रपात के पास एक शिवलिंग की भी स्थापना की, जहाँ अब एक भव्य मंदिर बन गया है, जहाँ हर साल शिवरात्रि और रामनवमी के मौके पर मेला भी लगता है। यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। इस चित्रकूट को राम वन गमन पथ में शामिल करते हुए चित्रकूट जलप्रपात को पर्यटन क्षेत्र के रूप में और भव्य रूप से विकसित किया गया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर खूब तेज बारिश हुई और अब बारिश थम चुकी है। अब इसके बाद में अब ये सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको यहाँ पर लगे जो छोटे छोटे दुकान हैं जिससे यहाँ के बाजारों की रौनक है उसकी हम सैर कराते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे दुकान हैं जिसमें ये सारी कलाकृतियाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ में उकेरी गई है। और सबसे खास बात यह है कि ये जितनी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है और इससे खुद इन ग्रामीणों ने बनाया है। जिनकी जो दुकान है उन्होंने ही खुद इसे बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। जैसे अब आप ये देखिए, बहुत सुंदर और प्यारी सी ये बास्केट है, टोकनी जैसा है और इसे बहुत बारीक बारीक लकड़ियों से इसे बनाया गया है। साथ में अगर आप देखेंगे तो ये की चेन होल्डर है, इसे भी लकड़ी से बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर आप अपने चाबियाँ जो घर की रहती है उसे आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। और बहुत प्यारे तरीके से गणपति जी का शेप यहाँ पर दिया गया और ये सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं। शो पीसेस हैं, कैंडल्स हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। डेकोरेटिव आइटम भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये देखिए ट्रे, इसे भी लकड़ी से बनाया गया है और इस तरह से एक एक करके आप अगर देखते चले जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी बहुत प्यारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बनाई गई है, चाहे वो डेकोरेटिव आइटम हो या फिर आपके काम की चीज़ें हो। जैसे ये देखिए, ये इतना प्यारा बॉक्स, आप किसी भी पर्पस से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी लकड़ी की ही बनी हुई है और इन सभी को इन्होंने बनाया है। और साथ में ये एक डेकोरेटिव आइटम, ये सारी चीज़ें इन्होंने ही बनाई हैं और इसी से ही इनका जीवन यापन होता है और इसी से ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ के बाजारों की अगर बात करें तो ये भी खासी लोकप्रिय है। यहाँ रहने वाले आदिवासी अंचलों के लोग अपनी जीवनी इसी से चलाते हैं। सुंदर कलाकृतियों को लकड़ी में बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा जाता है, जिसमें वुडन बास्केट, लैंप, कंगन और कई तरह के डेकोरेटिव आइटम्स शामिल हैं। इन सभी चीजों का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी इनका परिवार करता आ रहा है। दूर दराज से जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो जरूर इसे खरीदना पसंद करते हैं। बस्तर में लगने वाले हाट बाजारों की अपनी एक अलग ही विशेषता है।
हाट बाजारों में बस्तर की संस्कृति झलकती है और स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। खास बात यह है कि हाट बाजार में केवल बस्तर के आदिवासी ग्रामीणों का बनाया सभी सामान और व्यंजन ही होता है, जिसे लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो आज यात्रा के इस एपिसोड में हमने आपको बस्तर की सैर कराई है और बस्तर में मुख्य रूप से हमने आपको चित्रकोट वाटरफॉल दिखाया है। ऊपर से जितना नज़ारा इसका खूबसूरत था उतना ही प्यारा और नज़दीक से हमने इसको करीब से देखा है और आप तक भी इसे पहुंचाया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर आपको शिवलिंग की महत्ता क्या है, क्या कारण है इसके पीछे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में शिवलिंग पाए जाते हैं, शिवलिंग मंदिर हैं, और साथ ही साथ में यहाँ के लोकल मार्केट की क्या कुछ यहाँ पर उसकी खासियत है, क्या यहाँ पर लोकल मार्केट में चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, लोगों का क्या कहना है, ये सब कुछ आज हमने आपको अपने इस खास एपिसोड के माध्यम से दिखाया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये खास कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और अगली बार हम यात्रा के इस प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे एक नए जगह के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे